अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की हर जंग, चाहे वो करियर की हो, रिश्तों की हो या बिजनेस की, पहले ही जीती जा सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यही सच है, और यही सिखाती है एक ऐसी किताब जो हजारों साल पुरानी होते हुए भी आज के दौर में भी गेम चेंजर है। सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर। ये सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं है, ये एक मास्टरमाइंड प्लान है जिंदगी को अपने हिसाब से जीतने का। 13 लेसन जो न सिर्फ आपकी सोच को तेज करेंगे, बल्कि आपको हर सिचुएशन में एक चाल आगे रखेंगे, चाहे सामने बॉस हो, क्लाइंट हो, कॉम्पिटिटर हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ कोई एक्सपेरिमेंट ना रहे, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम द आर्ट ऑफ वॉर को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसे जिंदगी में उतारेंगे दमदार, आसान और असली अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 के साथ। लेसन 1, लेइंग प्लान्स। सन त्सू कहता है कि बिना प्लान के जंग में उतरना ऐसे ही है जैसे बंद आंखों से ट्रैफिक क्रॉस करना। या तो खुद मारे जाओगे या किसी को मार दोगे, लेकिन जीतोगे ये तय नहीं। सुन त्सू कहता है, जो खुद को जानता है और दुश्मन को भी जानता है, उसकी जीत निश्चित है। जो केवल खुद को जानता है, उसकी जीत अधूरी है। जो ना खुद को जानता है न दुश्मन को, वह हर जंग हारेगा। ये बात इतनी पावरफुल है कि सिर्फ जंग पर ही नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर सटीक बैठती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है। अगर तुम सिलेबस नहीं जानते, मीन्स दुश्मन कौन है ये नहीं पता, अपनी तैयारी नहीं जानते, मीन्स खुद की ताकत या कमजोरी नहीं पता, तो तुम कितना भी मेहनत कर लो, रिजल्ट अधूरा रहेगा। लेकिन अगर तुम दोनों चीजें समझते हो, सिलेबस को भी और अपनी तैयारी को भी, तो तुम स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे और रिजल्ट भी आएगा, और वो भी आपके फेवर में। खुद को और दुश्मन को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल याद है? भारत की हालत खराब थी, सिचुएशन टफ थी, सबको लगा भारत हार जाएगा। सचिन सहवाग आउट हो गए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक अनप्रेडिक्टेबल प्लान बनाया। खुद ऊपर बैटिंग करने आए। क्यों? क्योंकि उसने खुद को जाना, दबाव में टिकता है, दुश्मन को पहचाना, मुरलीधरन को झेल सकता है, टीम की हालत समझी, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। नतीजा क्या हुआ? वो जोरदार छक्का और भारत बन गया वर्ल्ड चैंपियन। दूसरा उदाहरण देखते हैं, महाभारत का युद्ध, योजना की जीत। महाभारत की जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, रणनीति की जंग थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब कौरवों के पास थे, फिर भी 5 पांडव जीते। क्यों? क्योंकि कृष्ण थे जो सिर्फ अर्जुन का सारथी नहीं, बल्कि युद्ध के प्लानर थे। चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, जयद्रथ को कैसे मारना है, कर्ण का कवच कैसे हटवाना है, हर चाल सोच समझकर चली गई। यही है प्लान बनाने की ताकत। चाहे यूपीएससी की तैयारी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, या अपनी जिंदगी के किसी बड़े डर से लड़ना हो, तैयारी, योजना और समझ यही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इस लाइन को हमेशा याद रखो, समझो, प्लान बनाओ फिर हमला करो। याद रखना, ये लड़ाई तेरी अपनी है, तू भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, कभी नौकरी की, कभी रिश्तों की, तो कभी खुद से। लेकिन याद रख, अपनी ताकत पहचान, अपनी कमजोरियां स्वीकार, सामने वाले की चालें समझ और फिर कर तैयारी पूरी। चाहे एग्जाम हो, करियर हो या जिंदगी का कोई टारगेट, योजना बनाओ, जानकारी लो, खुद को जानो और जीत के लिए आगे बढ़ो। अंत में एक मंत्र याद रखो, जो बिना प्लान के चलता है वो कहीं भी नहीं पहुंचता, लेकिन जो पहले सोचता है और प्लान बनाता है, वो जीत की तरफ पहले ही कदम रख देता है। लेसन 2, वेजिंग वॉर। अब बारी है द आर्ट ऑफ वॉर के लेसन 2, वेजिंग वॉर की। दुनिया का सबसे महान युद्ध रणनीतिकार द आर्ट ऑफ वॉर में एक गहरी बात कहता है, लंबी खींची जंग भी जीत को हार में बदल सकती है। और ये बात सिर्फ जंग पर नहीं, जिंदगी के हर फाइट पर लागू होती है। इस लेसन की सीख सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि बिजनेस, करियर और जिंदगी की हर लड़ाई के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं एक जबरदस्त लेसन। सोचो, अगर तुम्हारा स्टार्टअप हो और तुमने लाखों की फंडिंग ली हो, शुरू में धुआंधार खर्चा किया, महंगा ऑफिस, शो ऑन ऑफ वाले ब्रांड्स, बड़ी टीम और 6 महीने में पैसे खत्म। अब ना फंड है, ना कस्टमर और ना ही अगला कदम, गेम ओवर। बस यही बताता है सन त्सू, अगर युद्ध लंबा खींच जाए तो सैनिक थक जाते हैं, हथियार घिस जाते हैं और राज्य का खजाना खाली हो जाता है। यानी लंबी जंग मीन्स रिसोर्सेज की बर्बादी, मीन्स हार। इसलिए सन त्सू कहता है, युद्ध तब करो जब तैयारी पूरी हो और जितना जल्दी हो सके उसे खत्म करो। सन त्सू लिखता है कि अगर सेना लंबे समय तक किसी क्षेत्र में डटी रहती है तो राशन खत्म हो जाता है, सैनिक थक जाते हैं, हथियार टूटते हैं और जनता विद्रोह कर सकती है। इसलिए जरूरी है तेजी से जीतना, नुकसान को न्यूनतम रखना और दुश्मन को जल्द ही मात देना। अब एक ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो जो इस बात को सिर्फ समझाएगा नहीं
तुम्हारे दिमाग में गाड़ देगा हमेशा के लिए। एक तरफ था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिर्फ 20 साल का नौजवान, लेकिन दिमाग तेज और इरादे फौलादी। दूसरी तरफ डारियस दी थर्ड, पर्शिया का महान सम्राट, जिसके पास लाखों की सेना, दौलत के खजाने और दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्यिक शक्ति थी। डारियस सोच रहा था कि वो अलेक्जेंडर को अपने भारी भरकम सैनिकों से उसे कुचल देगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने प्लानिंग की थी। उसने डारियस की हर चाल पहले ही पढ़ ली थी। जब पारसी आर्मी ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया तो अलेक्जेंडर ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह चित्ते की स्पीड से अटैक किया। एक तरफ से नहीं, बल्कि जिगजैग तरीके से, जिस पर भारी सेना को जवाब देना मुश्किल था। रिजल्ट क्या हुआ? डारियस का पूरा प्लान चौपट हो गया और वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। अलेक्जेंडर की छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। बिकॉज स्पीड इज अ वेपन। अलेक्जेंडर जानता था कि अगर वो डारियस को वक्त देगा तो वो रीग्रुप कर लेगा। इसलिए उसने स्ट्रैटेजी बनाई, तेज सफर किया, चौंकाने वाले हमले किए और दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी सेना को ट्रेन किया कि वो किसी भी जमीन पर लड़ सके। पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, कोई फर्क नहीं। जहां डारियस स्लो ब्यूरोक्रेसी और बड़े डिसीजंस में उलझा रहा, अलेक्जेंडर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता गया। डारियस के पास करीब 2 लाख सैनिक थे, अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 50 से 60 हजार। लेकिन अलेक्जेंडर ने ऐसा फॉर्मेशन बनाया जिसमें दुश्मन की कैवलरी बेकार हो गई। डारियस फिर भागा, और इस बार हमेशा के लिए। सीख क्या है? डारियस ने इंतजार किया, अलेक्जेंडर ने अटैक किया। डारियस ने रिसोर्सेज गिने, अलेक्जेंडर ने अपॉर्चुनिटी पकड़ी। डारियस भारी बना रहा, अलेक्जेंडर तेज बन गया। मॉडर्न लाइफ में इसका मतलब, सोचो, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट को लेकर सोचते रहो, डरते रहो, प्लान ही बनाते रहो तो डारियस बन जाओगे। लेकिन अगर तुम तेजी से डिसीजन लेकर स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करो तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बन जाओगे। इतिहास ने एक बात सिखाई है, जो तेज सोचता है, तेज चलता है, वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी झुका सकता है। अब सोचो, तुम अलेक्जेंडर बनोगे या डारियस? फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेसन नंबर 3, अटैक बाय स्ट्रैटेजिम। sun Tzu कहता है, सबसे श्रेष्ठ योद्धा वो है जो बिना लड़े जीत जाता है, यानी रणनीति से जीत, ताकत से नहीं, दिमाग से। संत Tzu द आर्ट ऑफ वॉर में लिखता है, सर्वश्रेष्ठ युद्ध वो है जो बिना लड़ाई के जीता जाए। कमजोर राजा वो है जो हर बार जंग करता है, और बुद्धिमान राजा वो है जो जंग टालकर भी जीत लेता है। इसका मतलब साफ है, निगोशिएशन, डिप्लोमेसी, साइकोलॉजी, ये भी हथियार है। अगर तुम दिमाग से खेलते हो तो लड़ाई से पहले ही जीत सकते हो। ये कहानी इतिहास की सबसे शानदार स्ट्रैटेजिम, यानी चालाकी से जीती गई लड़ाइयों में से एक है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, दिमाग से लड़ी गई क्रांति की मिसाल है। उसके पास न तलवार थी, न सेना, न महल, न सोने की अशर्फियां, और सामने कौन था? नंदवंश, एक ऐसा साम्राज्य जो ताकत, दौलत और सत्ता के घमंड में चूर था। लेकिन इस कहानी का हीरो चाणक्य था। उसका हथियार सिर्फ एक था, बुद्धि। एक दिन नंद साम्राज्य के दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ। राजा ने उसे तुच्छ समझकर दरबार से निकाल दिया। लेकिन राजा नहीं जानता था, जिस ब्राह्मण का अपमान उसने किया है वो अब उसका विनाश लिखेगा। चाणक्य ने कसम खाई, मैं इस सिंहासन को मिट्टी में मिला दूंगा और नए राजा को बैठाऊंगा जो न्यायप्रिय होगा और शक्तिशाली भी। माइंड गेम बिगिंस। चाणक्य ने जंगलों में घूम घूम कर उस बच्चे को खोजा जो न सिर्फ बहादुर था बल्कि राजा बनने की काबिलियत भी रखता था। वो बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। अब शुरू हुआ असली खेल। नंद साम्राज्य की कमजोर नसों को पहचानना, विरोधी सेनाओं को तोड़ना, आंतरिक विद्रोह को हवा देना, राज्य के प्रशासन में भ्रम फैलाना और बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े पूरे नंद साम्राज्य को भीतर से खोखला कर देना। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने सत्ता हथिया ली। नंद साम्राज्य खत्म हो गया और भारत को मिला उसका पहला मौर्य सम्राट। पर असली जीत किसकी थी? जिसने लड़ाई भी नहीं लड़ी लेकिन पूरी जंग जीत ली, वो था चाणक्य। इससे हम सबसे बड़ा लेसन क्या सीख सकते हैं? अगर आपके पास दिमाग है तो हालात कभी आपके दुश्मन नहीं बन सकते। अब इन तीनों बातों को गहराई से समझो, क्योंकि यहीं से जीत की असली शुरुआत होती है। अगर तुम एग्जाम दे रहे हो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं, सही पढ़ना जरूरी है। अगर तुम बिजनेस में हो, हर ग्राहक को टारगेट मत करो, सही को चुनो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो, हर बार बहस मत करो, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ जीता जा सकता है। अब तुम बताओ, क्या तुम अपनी अगली जंग स्ट्रेटजी से जीतोगे या सिर्फ इमोशन से लड़ोगे? क्योंकि लड़ना सबको आता है, लेकिन जीतना सिर्फ उन्हें आता है जो सोचते हैं हर वार से पहले। लेसन 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। ये लेसन बताता है सिर्फ जीतने की सोच काफी नहीं होती, पहले हारने से बचना सीखो। एक महान जनरल कभी खुद को हारने नहीं देता, चाहे जीत मिले या नहीं। जीत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि वो दुश्मन पर भी निर्भर है।
लेकिन हार वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। सन त्सू कहता है, सच्चा योद्धा पहले खुद को अजय बनाता है, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करता है। यानी हार को ब्लॉक करो, जीत अपने आप आ जाएगी। चलो इसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। द अनब्रेकेबल वॉल, फ्लॉयड मेवेदर, शायद आपने नाम सुना होगा। इसके नाम 50-0 का प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिकॉर्ड है। मतलब खेला 50 फाइट्स और एक भी हारा नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि उसने कितनों को हराया, सवाल ये है कि कोई उसे हरा क्यों नहीं पाया। लोग कहते थे मायवेथर भागता है, अटैक नहीं करता, पर जो बात दुनिया नहीं समझी वो सन त्सू पहले ही कह चुका था। सच्चा योद्धा पहले खुद को अजय बनाता है, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करता है। फ्लॉयड ने यही किया। वो कभी पहले हमला नहीं करता था, वो पहले खुद को डिफेंड करता था, ऑब्जर्व करता था, फिर जैसे ही सामने वाले की स्ट्रैटेजी या ताकत में छेद दिखता, वहीं से खेल पलट देता। उसकी फाइट स्ट्रैटेजी का नाम था हिट एंड डोंट गेट हिट, मतलब खुद को नुकसान से बचाओ और सही वक्त पर वार करो। और यही वजह थी कि वो कभी हारा नहीं, क्योंकि उसने हार के हर रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। सीख क्या है? अगर तुम हार से खुद को बचा लो तो जीत का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ये सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, असली जिंदगी में भी वैसा ही होता है। कोई एग्जाम हो, पहले फेल होने की वजह बंद करो, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, गलत स्टडी मेथड, डिस्ट्रैक्शन। कोई बिजनेस हो, पहले लॉस रोकने वाली स्ट्रैटेजी बनाओ, जैसे कैश फ्लो, कंप्यूटर एनालिसिस, रिस्क प्लान। कोई रिश्ता हो, पहले टूटने की गलतियां मत करो, जैसे ईगो, ओवर रिएक्शन, लैक ऑफ एम्पैथी आदि। हार को ब्लॉक करो, जीत अपने आप रास्ता बना लेगी। लेसन 4 का सार क्या है? स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि बस वार करो, स्ट्रैटेजी ये है कि तुम कब वार नहीं करोगे। सच्चा योद्धा पहले खुद को अजय बनाता है, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करता है। अब बताओ, क्या तुम पहले खुद को इतना तैयार करोगे कि जिंदगी की कोई ताकत तुम्हें गिरा ना सके? सन त्सू कहता है, जो खुद को हरा नहीं सकता उसे कोई नहीं हरा सकता। आज एक काम करो, अपनी जिंदगी की उसे कमजोरी को पहचानो जो तुम्हें बार बार हार दिलाती है, और कमेंट में लिखो, मैं अब हारने नहीं दूंगा खुद को। अगर ये बात लगी सीधी दिल पर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेसन 5, एनर्जी का उपयोग। यहाँ सन त्सू बताता है कम ताकत से बड़ा इम्पैक्ट कैसे लाया जाता है। ये चैप्टर हर उस इंसान के लिए है जिसके पास सीमित रिसोर्सेज हैं, लेकिन दिल में आग है। ताकत सबके पास होती है, पर उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोगों को आता है। सन त्सू कहता है, शेर की तरह दहाड़ो, मगर तब जब वो एक ही छलांग में शिकार बन जाए, यानी कम रिसोर्सेज, ज्यादा असर। यहाँ से शुरू होता है शक्ति का सही प्रयोग। वेलकम टू द आर्ट ऑफ वॉर। लेसन नंबर 5। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। वहीं कुछ लोग कम समय में, कम मेहनत में बड़ा धमाका कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकत नहीं झोंकते, वो ताकत को दिशा देते हैं। सन त्सू कहता है, कंट्रोलिंग अ लार्ज फोर्स इज द सेम एज कंट्रोलिंग अ फ्यू मैन। इट इज अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भीड़ या ताकत से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड ताकत से। दुनिया में हर बड़ा युद्ध, बिजनेस या बदलाव कभी सब कुछ एक साथ करने से नहीं जीता गया, बल्कि सही समय पर सही दिशा में ताकत लगाने से। रामायण का एक एग्जाम्पल देखते हैं, वानर सेना का विभाजन। भगवान राम ने रावण से लड़ाई के लिए लाखों वानरों की सेना बनाई, लेकिन क्या उन्होंने सबको एक साथ लंका भेज दिया? नहीं, उन्होंने हनुमान, जांबवंत, अंगद जैसे लीडर्स को चुना, हर ग्रुप को अलग दिशा दी, अलग टास्क दिया। यह था शक्ति का संगठित इस्तेमाल। फोकस इज इक्वल टू रिजल्ट। भीड़ को फौज में बदलना ही युद्ध जीतने की असली कला है। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, बस एक चीज पकड़ो और उसकी मिट्टी में तब तक खुदाई करो जब तक सोना ना निकल आए। तुम 10 काम एक साथ कर रहे हो तो शायद हर जगह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, मगर कहीं भी जीत नहीं पा रहे। सन त्सू कहता है, बिखरी ताकत मीन्स बेमकसद वार। स्टूडेंट हो, हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी मेहनत मत करो, पहले अपनी कमजोर चीज पर पूरी ताकत झोंको। एंटरप्रेन्योर हो, हर आइडिया पर टाइम मत मारो, एक चीज पकड़ो और उसे हिला दो। किसी रिश्ते में हो, हर बात पर रिएक्ट मत करो, एक साइलेंस भी बड़ा असर डाल सकता है। सन त्सू कहता है, ताकत की गूंज तब तक नहीं होती जब तक वो सही जगह न गिरे। अब एक सवाल तुमसे, तुम अपनी शक्ति कहाँ बर्बाद कर रहे हो? कमेंट में लिखो। आज से मेरी एनर्जी एक ही टारगेट पर जाएगी। लेसन 6, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पता चलेगा दूसरों की कमजोरी का फायदा कैसे उठाया जाए। सन त्सू इस चैप्टर में सिखाता है, दुश्मन की ताकत से नहीं उसकी कमजोरी से जीत होती है। सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, अगर तुम उसकी एक कमजोरी पकड़ लोगे तो जीत पक्की है। सन त्सू कहता है, हर ताकतवर दीवार में भी एक दरार होती है, बस ढूंढनी आनी चाहिए। आज हम सीखेंगे कमजोर जगह पर वार करने की सबसे शातिर कला।
सन त्सू कहता है, अपीयर एट पॉइंट्स विच द एनिमी मस्ट हेस्टन टू डिफेंड, मार्च स्विफ्टली टू प्लेसेस वेयर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब सीधा हमला मत करो जहां दुश्मन मजबूत है, बल्कि वहां वार करो जहां वो तैयार नहीं है। अगर तुम अपने और अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी पहचान लो तो 100 लड़ाइयां लड़ो, 100 जीतोगे। और ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, ये बिजनेस, करियर, रिश्ते और हर फैसले की जड़ है। सन त्सू एक युद्ध में देखता है कि दुश्मन ने अपना सारा ध्यान एक पहाड़ी पर लगा रखा है। वहां भारी सेना, मजबूत दीवारें, सब कुछ। अब कोई सीधा सोचने वाला क्या करता? वहीं से हमला करता, बड़ी लड़ाई लड़ता। लेकिन सन त्सू ने क्या किया? उसने छोटी सी नदी के पास हमला किया जहां से कोई उम्मीद नहीं करता था। दुश्मन चौंका, डिफेंस नहीं था और जीत सन त्सू की हो गई। लेसन, जहां सामने वाला मजबूत है वहां एनर्जी मत खराब करो, उसकी कमजोर नब्ज पकड़ो, वहीं से गेम पलटो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। कौरवों ने उसकी इसी कमजोरी पर वार किया। सामने से हार रहे थे तो उस पॉइंट पर हमला किया जहां वो कमजोर था। लेसन, अगर तुम खुद की कमजोरियों को नहीं जानते तो दुश्मन उसका फायदा जरूर उठाएगा। खुद की और दूसरों की कमजोरी समझो और एक्सप्लॉइट करो सही तरीके से। खुद से पूछो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं कहां हर बार हार जाता हूं? सामने वाले की सबसे कमजोर जगह कौन सी है? फिर प्लान करो। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, साइलेंट रहो, ऑब्जर्व करो, सही समय पर वार करो। याद रखो, शेर कभी हाथी से भिड़ता नहीं, वो उसकी चाल पर नजर रखता है और तभी हमला करता है जब वो अकेला होता है। ताकतवर बनने के लिए मसल नहीं, माइंड चाहिए। अब आपको एक ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। साल था 2007। नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था। हर हाथ में नोकिया का फोन, हर दुकान में सिर्फ नोकिया का नाम। और फिर एप्पल ने एंट्री मारी आईफोन के साथ। अब सुनो, नोकिया की ताकत क्या थी? ड्यूरेबल फोन, मार्केट में पकड़, भरोसा। लेकिन उसकी कमजोरी क्या थी? टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की कमी, टच स्क्रीन को टाइम पर अपनाना नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना, यूजर एक्सपीरियंस कमजोर। अब एप्पल ने सीधा हमला नहीं किया। उसने एड्स में जाकर ये नहीं बोला कि हम नोकिया से बेहतर हैं। एप्पल ने बस वो चीज दी जो नोकिया दे नहीं पाया, स्मार्ट यूजर इंटरफेस, टच स्क्रीन एक्सपीरियंस, ऐप स्टोर की दुनिया। और फिर क्या हुआ? नोकिया अपनी ताकत में सोया रहा, एप्पल ने उसकी कमजोरी में आग लगा दी। रिजल्ट, नोकिया गिरा, और सिर्फ गिरा ही नहीं बल्कि मार्केट से गायब हुआ। और एप्पल बनी दुनिया की सबसे बड़ी और वैल्यूबल कंपनी। अगर तू अपनी कमजोरी नहीं सुधारेगा तो कोई दूसरा उसे मौका बना देगा और तुझे मिटा देगा। याद रखना, युद्ध वो नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर होता है, युद्ध वो जीतता है जो सामने वाले की कमजोरी को हथियार बना लेता है। लेसन 7, माइंड मैनिपुलेशन। तैयार हो जाओ, अब आ रहा है द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे टैक्टिकल चैप्टर, जहां सीधी जंग नहीं, दिमागी खेल होता है। तुमने कभी सोचा है कोई सामने से हमला ना करे, बस तुम्हें उलझा के तुम्हारी ही चाल में तुम्हें हरा दे? यही असली आर्ट है, मोह और भ्रम से युद्ध जीतना। और ये सन त्सू का लेसन 7 है, द रियल गेम ऑफ माइंड मैनिपुलेशन। द आर्ट ऑफ वॉर का लेसन 7 कहता है, युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, रणनीतियों से, भ्रम से और माइंड गेम से जीता जाता है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा 3 ऐसी कहानियां जो ये साबित करेंगी कि दिमाग की चाल ताकत से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। एपिक स्टोरी, कृष्णा वर्सेस कौरव। जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए, वो सिर्फ शांति की बात करने नहीं गए थे, वो पूरे युद्ध की दिशा तय करने गए थे। उन्होंने दुर्योधन को उसी के अहंकार में उलझाया और पांडवों को वो ज्ञान दिया जिससे पूरी चेस बोर्ड पलट गई। युद्ध शुरू नहीं हुआ था पर जीत की नींव रखी जा चुकी थी। लेसन, जो सामने दिखता है जरूरी नहीं वही असली चाल हो। फ्लिपकार्ट इंडिया में राज कर रहा था। अमेजॉन ने क्या किया? वो सीधे टक्कर पर नहीं गए, उन्होंने यूजर्स को प्राइम दिया, फास्ट डिलीवरी, सीमलेस एक्सपीरियंस। और फ्लिपकार्ट की कमजोरी को उसकी पहचान बना दिया, डिस्काउंट वाली कंपनी। लेसन 7 हमें सिखाता है, अपनी चालों को गुप्त रखो, सामने वाले को उलझाओ, अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो। जहां से वो उम्मीद ना करे वहीं वार करो। दिस इज नॉट जस्ट स्ट्रैटेजी, दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इंपॉर्टेंट लाइन, युद्ध वो नहीं जीतता जो लड़े, युद्ध वो जीतता है जो सामने वाले को लड़ा दे अपने ही भ्रम में। लेसन 8, चेंज योर स्ट्रैटेजी और बी इरेस्ड। तू जिंदगी की हर लड़ाई में एक ही तरीका लेकर लड़ रहा है और सोच रहा है कि तू जीत जाएगा। सुन, जो हालात के साथ नहीं बदला उसे इतिहास ने कब का भुला दिया। यह है सन त्सू का लेसन 8। सन त्सू कहता है, स्मार्ट सेनापति वो नहीं जो ताकतवर हो, स्मार्ट वो है जो वक्त देखकर अपने पत्ते खेलता है। एक ही रणनीति बार बार अपनाना बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता कहलाती है। जीतता वही है जो वक्त की नब्ज पहचानता है और तुरंत रुख बदलता है।
सन त्सू का एक सेनापति था जो लड़ाई के पहले दिन सीधा हमला करता, दूसरे दिन पीछे हटता, तीसरे दिन फ्लैंक से घेर लेता। दुश्मन कंफ्यूज्ड, कब कहां कैसे वार होगा कुछ समझ नहीं आता, और यही था उसका सबसे बड़ा हथियार, प्रिडिक्टेबल ना होना। लेसन, एक ही चाल में मास्टरी नहीं, हर चाल में उस्तादी रखो। महाभारत से माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल, अर्जुन वर्सेस जयद्रथ। जब अर्जुन को जयद्रथ से बदला लेना था, उस दिन सूरज डूबने से पहले उसे मारना था। अब वक्त कम, सेना भारी, लेकिन अर्जुन ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी। कृष्ण ने भ्रम रचा, सूर्यास्त जैसा माहौल बनाया, जयद्रथ सामने आया और अर्जुन ने वार किया। लेसन, ताकत नहीं, वक्त पर चाल बदलने की कला युद्ध जितवाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, शिरीष जो सब्जी बेचता था, कोविड आया, मार्केट बंद, धंधा ठप। वो रोया नहीं, बैठा नहीं, उसने व्हाट्सएप ऑर्डर लेना शुरू किया। फोन से ऑर्डर, घर घर डिलीवरी। लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसका धंधा बढ़ गया। लेसन, जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे मिटा देता है। लेसन 9, आर्मी ऑन द मार्च। जब फौज चलती है तो संकेत छोड़ती है। जो इंसान बोलने से पहले सोचता है वो समझदार है, लेकिन जो इंसान सामने वाले की आंखों, हाव भाव और चाल को पढ़ लेता है वो खेल से पहले ही विजेता होता है। सन त्सू कहता है, हर कदम का मतलब होता है, लेकिन सिर्फ समझदार ही उसे समझता है। असली सीख, हर फौज, हर दुश्मन, हर कंपेटिटर जब चल रहा होता है वो कुछ न कुछ सिग्नल्स छोड़ रहा होता है, और जो उन सिग्नल्स को पढ़ नहीं पाता वो अंधेरे में तलवार चला रहा होता है। सुन त्सू कहता है, जब सेना चलती है वो चुप नहीं होती, उसके पैरों की धूल, उसके पड़ाव, उसके हाव भाव सब कुछ संकेत देता है, और जो इन सिग्नल्स को पढ़ लेता है वही असली युद्ध नीति में मास्टर होता है। मतलब तुम्हें सामने वाले के एक्शन से पहले उसका इंटेंशन पकड़ना है। सन त्सू एक घटना का जिक्र करता है। एक बार एक सेना अचानक कैंप बदल रही थी। दुश्मन समझा शायद डर गए हैं, लेकिन एक जनरल ने कहा, नहीं, ये डर नहीं, ये बदलाव छल है। इसका मतलब है हमला दूसरी दिशा से आने वाला है। वो सेना तैयार रही और सच में हमला पीछे से हुआ, लेकिन वो बच गए क्योंकि उन्होंने संकेत पढ़ लिए थे। लेसन, सिर्फ तलवार नहीं, नजरों और चालों को पढ़ना भी युद्ध है। रियल लाइफ स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स इन मार्केट सिग्नल्स। एप्पल आईफोन के लॉन्च से पहले स्टीव जॉब्स ने एक चीज नोट की, लोग अलग अलग डिवाइस लेकर चलते हैं, कैमरा, आईपॉड, फोन। वो बोले, यह सिग्नल है, लोग सब कुछ एक में चाहते हैं, और वहीं से बना आईफोन, एक प्रोडक्ट जिसने पूरी दुनिया की तकनीक की चाल बदल दी। लेसन, जो मार्केट के संकेत पढ़ लेता है वो ट्रेंड नहीं पकड़ता, वो ट्रेंड बनाता है। जब पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल की बात कर रही थी, एलोन मस्क ने एक छोटा सा सिग्नल पकड़ा। लोग एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और बैटरी टेक्नोलॉजी साइलेंटली आगे बढ़ रही थी। बस टेस्ला को लॉन्च किया, सब हंसते रहे, लेकिन मस्क सिग्नल पढ़ चुका था। आज वही लोग जो हंस रहे थे लाइन में खड़े हैं टेस्ला खरीदने को। लेसन, सिग्नल पकड़ो, मार्केट बदल दो। लेसन 10, रिकॉग्नाइज द बैटलफील्ड और बी फोर्स्ड टू ईट डर्ट। जमीन पहचानो वरना जमीन चाटनी पड़ेगी। यहाँ सन त्सू बताता है, जमीन सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध जीतते हैं वो लोग जो ये समझ जाते हैं कि कहाँ खड़ा होना है, किस जमीन पर लड़ना है और कब पीछे हटना है। यही बात सन त्सू का लेसन 10 बताता है, जमीन पहचानो वरना जमीन चाटनी पड़ेगी। सुन त्सू कहता है, युद्ध के मैदान में 9 तरह की जमीन होती है, हर जमीन अलग सोच और स्ट्रेटजी मांगती है, और जो लड़ाई की जमीन को नहीं पहचानता वो चाहे कितना भी मजबूत हो, हार उसकी तय है, क्योंकि हर लड़ाई की सक्सेस उस जमीन पर डिपेंड करती है जहां वो लड़ी जा रही है। हर लाइफ सिचुएशन एक अलग टेरेन है, और हर टेरेन पर वही जीतता है जो उसे समझकर स्ट्रैटेजी बदलता है। एक बार 2 राज्यों की सेनाएं भिड़ी, एक जंगल में युद्ध कर चुकी थी, दूसरी रेगिस्तान में। जंगल वाली सेना सोच रही थी, हम तेजी से वार करेंगे, लेकिन ये रेगिस्तान था, गर्मी, धूल, पानी की कमी, उनकी स्पीड ही उनकी दुश्मन बन गई। और सन त्सू की स्ट्रैटेजी मानने वाली सेना धीरे चली, मगर स्मार्टली रिसोर्सेज हैंडल किए और जीत गई। लेसन, स्पीड डजंट मैटर इफ द ग्राउंड इज रॉन्ग। रियल लाइफ स्टोरी, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर अमेरिका की सबसे बड़ी मूवी रेंटल कंपनी। सब कुछ था, नाम, पैसा, मार्केट। नेटफ्लिक्स छोटी सी कंपनी, डाक से सीडी भेजती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने एक टेरेन पहचान लिया। लोग अब घर बैठे मोबाइल पर फिल्म देखना चाहते हैं। ब्लॉकबस्टर वहीं पुरानी जमीन पर अड़ा रहा, नेटफ्लिक्स ने नई जमीन पर कब्जा किया। आज नेटफ्लिक्स अरब डॉलर की साम्राज्य है और ब्लॉकबस्टर इतिहास में जमा हो चुका है। लेसन, जब दुनिया की जमीन बदल रही हो, अगर तुम नहीं बदलते तो जमीन तुमको निगल जाएगी। आज से क्या करना है? 1, अपनी जिंदगी का बैटलफील्ड पहचानो, कहां लड़ रहे हो, सही जगह है या नहीं। 2,
हर फील्ड के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। जॉब, रिलेशनशिप, बिजनेस एक फॉर्मूला हर जगह नहीं चलेगा। 3, जहां भीड़ हो वहां मत लड़ो। ऐसी जमीन तलाशो जहां तुम मास्टर बन सको। हीरो वही होता है जो मैदान में जाने से पहले मैदान की सोच समझ ले। बाकी सब बस लड़ने आते हैं और मिट जाते हैं। लेसन 11, 9 साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। लाइफ में बार बार हार इसलिए होती है क्योंकि लोग हर मैदान में एक ही चाल चलते हैं, लेकिन असली योद्धा वो होता है जो जमीन को पढ़ता है और फिर चाल बदलकर इतिहास लिख देता है। अब हम बात करेंगे सन त्सू की 9 युद्ध भूमियां। सन त्सू ने युद्ध की जमीनों को 9 हिस्सों में बांटा है। हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। सन त्सू ने युद्ध की 9 जमीनों को समझाते हुए कहा, हर परिस्थिति में एक जैसी रणनीति काम नहीं करती। जब सेना अपनी ही टेरिटोरी में हो उसे डिस्पर्सिव ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ सैनिकों को घर की याद न दिलाकर उनका फोकस बनाए रखना जरूरी है। अगर सेना दुश्मन की जमीन में थोड़ी ही दूर गई है यानी फैसिल ग्राउंड में है तो वहां बिना देरी के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि रुकने में रिस्क हो सकता है। कंटेंशियस ग्राउंड वो होता है जो सबको चाहिए। यहाँ लड़ाई से पहले दिमाग से काम लो, क्योंकि ये अक्सर एक ट्रैप बन सकता है। ओपन ग्राउंड ऐसी जगह है जहाँ सभी की पहुंच है, इसलिए वहाँ लचीलापन जरूरी है और फालतू लड़ाई से बचना चाहिए। जहाँ कई रास्ते मिलते हैं जैसे क्रॉस रोड्स, वहाँ की जमीन होती है ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज। ऐसी जगहों पर अकेले लड़ने के बजाय अलायंसेस बनाकर चलो। जब सेना दुश्मन की जमीन में गहराई तक घुस चुकी हो तब वो सीरियस ग्राउंड है। यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी, स्प्लाइस और कंट्रोल को टाइट रखना होता है। डिफिकल्ट ग्राउंड में नेचुरल ऑब्स्टेकल्स होते हैं जैसे जंगल, पहाड़ या दलदल, जहाँ लोकल मदद जरूरी है और डायरेक्ट अटैक नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप चारों तरफ से घिर गए हैं तो वो हेम्ड इन ग्राउंड कहलाती है। यहाँ से निकलने के लिए एस्केप रूट जरूर तैयार रखना चाहिए। और आखिर में सबसे खतरनाक डेस्परेट ग्राउंड, जहाँ पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो जीत जाओ या मिट जाओ। यही वो जमीन है जहाँ इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल में लड़ता है और अक्सर जीतता है। सन त्सू ने एक युद्ध में देखा, उसकी सेना डर रही थी। दुश्मन चारों तरफ से घेर चुका था, तो उसने क्या किया, पीछे का पुल तोड़वा दिया, यानी कोई रास्ता नहीं छोड़ा वापसी का। सेना समझ गई अब या तो जीत या मौत। परिणाम, वो लड़ाई जीत गए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। लेसन, ऑप्शन खत्म होते ही पोटेंशियल शुरू होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज, टेरेन मास्टरमाइंड। शिवाजी महाराज ने मुगलों से लड़ाई में सिर्फ तलवार नहीं चलाई, जमीन का भी इस्तेमाल किया। घने जंगलों में दुश्मनों को घेरना, किले की बनावट से युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ना, नैरो ट्रेल्स का फायदा उठाकर गेरिला वॉर करना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेसन, रियल फाइटर्स पहले जमीन को जीतते हैं फिर दुश्मन को। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, जमीन की समझ से जीता जाता है, और जिंदगी भी। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें घेर ले, सन त्सू से पूछना ये कौन सी जमीन है, और फिर वैसी ही चाल चलना जैसी इस मैदान की मांग है। लेसन 12, फायर अटैक, आग लगाओ लेकिन समझदारी से। युद्ध में सिर्फ तलवारें नहीं चलती, कभी कभी एक चिंगारी ही सब कुछ बदल देती है। लेकिन अगर वो चिंगारी तुम्हारे हाथ से फिसल गई तो पूरा युद्ध तुम्हारे ही खिलाफ जल उठेगा। सुन त्सू कहता है, आग एक दोधारी तलवार है, सही जगह जलाओ तो दुश्मन खाक, लेकिन अगर वक्त और दिशा ना समझो तो अपनी ही सेना जल जाएगी। यहाँ आग का मतलब सिर्फ रियल फायर नहीं, बल्कि इमोशनल फायर्स भी हैं, जैसे गुस्सा, बदला, जल्दीबाजी, पब्लिक में जवाब देने की सनक, बिना सोचे लिए गए फैसले। सन त्सू कहता है, फीलिंग से मत लड़ो, थिंकिंग से लड़ो। एक राजा को पता चला कि उसका सेनापति दुश्मन से मिला हुआ है। गुस्से में आकर वो उसे तुरंत फांसी देना चाहता था। मंत्री बोला, अगर तुमने अभी आग लगाई तो हो सकता है एक गद्दार मरे, लेकिन बाकी डर से भाग जाएंगे। राजा ने शांत दिमाग से स्ट्रैटेजी बनाई। उसने सेनापति को प्रमोट कर दिया और उसके इर्द गिर्द स्पाइस लगा दिए। रिजल्ट, गद्दार फंसा और साथ में पूरा नेटवर्क भी पकड़ा गया। लेसन, आग लगानी है तो पहले जला किसे रहे हो ये तो सोचो। इलॉन मस्क को जब टेस्ला के खिलाफ मीडिया और इन्वेस्टर्स ने घेर लिया तो वो गुस्से में आकर ट्वीट कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने एक फायर अटैक प्लान किया। टेस्ला के फैक्ट्री में खुद 24 घंटे रहने लगे, प्रोडक्शन बढ़ाया और एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया। पूरी दुनिया को दिखाया, फायर से जवाब मत दो, अपना काम इतना तेज कर दो कि दुनिया जल जाए। लेसन, सच्चे योद्धा तब आग लगाते हैं जब सब उन्हें राख समझ चुके होते हैं। लेसन 13, द यूज ऑफ स्पाइज, जासूसी की कला। अब पेश है आखिरी और सबसे खुफिया चैप्टर, जहां जंग तलवार से नहीं, दिमाग और जानकारी से जीती जाती है। जंग वो नहीं जीतता जो ताकतवर हो, जंग वो जीतता है जिसे दुश्मन के राज पहले से पता हो।
सन त्सू कहता है, जिसे दुश्मन की चाल पहले से पता होती है वो कभी हारता नहीं। स्पाइज मीन्स आइज ऑफ द आर्मी, मतलब जो दिख नहीं रहे वही असली गेम बदल रहे हैं। सन त्सू इंटेलिजेंस को जंग की आत्मा कहता है। वो 5 तरह के जासूस बताता है। 1. लोकल स्पाइज, दुश्मन की जमीन के लोग। 2. इनसाइड स्पाइज, दुश्मन के खुद के लोग जो तुम्हारे लिए काम करें। 3. डबल एजेंट्स, दुश्मन के भेजे जासूस जो तुम्हारी तरफ से खेलने लगे। 4. डूम्ड स्पाइज, जिन्हें सैक्रिफाइस किया जाता है गलत इन्फो देने के लिए। 5वां सर्वाइविंग स्पाइज, जो सुरक्षित रूप से लौटते हैं और सटीक जानकारी लाते हैं। लेसन, इंफॉर्मेशन ही असली पावर है और जो उसे पहले जुटा लेता है वो बिना लड़े जीत जाता है। रियल लाइफ स्टोरी, 1971 की जीत। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बांग्लादेश में मजबूत जासूसी नेटवर्क खड़ा किया। उसकी मदद से भारत को पाकिस्तानी मूवमेंट्स की जानकारी मिलती रही, कमजोर पॉइंट्स पहचान में आए, इंटरनल अपराइजिंग को सपोर्ट किया गया। नतीजा, 3 हफ्ते में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। लेसन, जिसे दुश्मन की चाल पहले से पता हो वो चाल नहीं चेकमेट खेलता है। दोस्तों, ये वीडियो तो सिर्फ शुरुआत थी, असली जंग की तैयारी तो किताब में छुपी है। इस किताब में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर आग लगा गया तो एक योद्धा की तरह लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस आग को फैलाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी जरूर आएगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे भी जरूर देखना। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।